बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सरकार संगठन को कमान 3 विधानसभा सीटों पर मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। पृथ्वीपुर में गोपाल भार्गव, अरविंद भदौरिया की तैनाती, अलीराजपुर में विश्वास सारंग, राजवर्धन दत्तीगांव को कमान है। रेगांव सीट पर राम खिलावन पटेल को जिम्मेदारी मिली है। खंडवा लोकसभा सीट पर 6 मंत्रियों को कमान सौंपी गई है। खंडवा उपचुनाव के लिए मंत्रियों को जिम्मेदारी है। अलग अलग तहसीलों का मंत्रियों को प्रभार मिला है। कमल पटेल को खंडवा, विजय शाह को मानधाता, मोहन यादव को पंधाना, उषा ठाकुर को बागली, तुलसी सिलावट को नेपानगर तहसील की कमान दी गई है। जगदीश देवड़ा को खंडवा की विधानसभा सीट की कमान मिली है। तो आप ये समझिए कि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इन 4 सीटों पर पार्टी को जीतना, क्योंकि दमोह से एक झटका मिल चुका है और सरकार नहीं चाहती किसी भी तरीके से कि आने वाले इन चुनावों में किसी भी तरह से हार का सामना करना पड़े। और इसीलिए जब पूरी सरकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर उतरेगी, काम करेगी, प्रचार करेगी, मंत्री जो हैं वो जिम्मेदारी संभालेंगे, तो इस चुनाव की इंटेंसिटी आप समझिए कितनी ज्यादा रहने वाली है। और पार्टी इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले रही है। चुनावी मोड में हालांकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा रहती है, लेकिन ये चुनाव बेहद अहम और जिस तरीके से अब जिम्मेदारी मंत्रियों को दी गई है, उससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि गंभीरता से इस चुनाव को लिया जाएगा। कांग्रेस ये आरोप जरूर लगा सकती है कि यहां पर सरकारी तंत्र का उपयोग सरकार कर रही है, क्योंकि जिसकी भी सरकार रहती है भाई, मंत्री संगठन का काम भी देखते हैं, तो उनको जिम्मेदारी मिली है, ये कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन जितने बड़े चेहरे हैं उन सबको जिम्मेदारी दी गई है। शुभम हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शुभम, जिस तरीके से तमाम मंत्रियों की ड्यूटी लगी है, उसे देखकर समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को लेकर किस तैयारी के साथ उतरने जा रही है, क्योंकि दमोह में एक झटका लग चुका है पहले पार्टी को। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने लोकेंद्र। और आप देखिए कि मध्य प्रदेश में ये उपचुनाव कितने महत्वपूर्ण रखते हैं, या इस उपचुनाव में बीजेपी की जीत कितने मायने रखती है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इतनी बड़ी बैठक आज बीजेपी दफ्तर में रखी गई। और उसमें देखिए, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव हो या फिर राष्ट्रीय संगठन प्रभारी शिव कुमार हो, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई सांसद और कई मंत्री आज इस बैठक में मौजूद रहे। दोपहर 12 बजे ये बैठक बीजेपी कार्यालय में शुरू हुई थी और तकरीबन 5 बजे तक ये बैठक जो है चली है, यानी कि 4-5 घंटे चर्चा हुई है। मंत्री सांसद सभी मौजूद रहे और प्रभारी एक तरह से नियुक्त किया गया है। अब अगर आप खंडवा लोकसभा सीट की बात करें, यहाँ पर 4 जिले आते हैं। यहाँ पर 4 जिलों में अलग अलग जिम्मेदारी जो है वो मंत्रियों को दी गई है। मंत्रियों के साथ साथ जो बीजेपी के संगठन के लोग हैं, नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उन्हें अलग से जिम्मेदारी दी गई है। हाल ही में वी.डी. शर्मा की जब नई टीम आई थी, जिसमें नए बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए थे, उन्हें जो है वो जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा जो 3 विधानसभा की सीटें हैं, वहाँ पर भी मंत्रियों को तैनात किया है, प्रभारी बनाया गया है। तो ये इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बीजेपी के लिए चुनाव कितने महत्वपूर्ण है, इसमें जीत कितनी महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप देखिए कि कोई 15 या 20 सीटों पर उपचुनाव नहीं होना है, 3 सभा, मगर दमोह में जिस पड़ा कि दमोह में बीजेपी ने ताकत नहीं झोंकी थी। आप देखिए, वी.डी. शर्मा तकरीबन 15 दिन जो है वो दमोह उपचुनाव में ही रहे थे, वहां पर मौजूद रहे थे, लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को इतना क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि एक तरफ कोरोना है और दूसरी तरफ आप डोर टू डोर जाकर कैंपेनिंग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो लगातार प्रचार प्रसार करते रहे। मगर इन सब मेहनत के बाद आखिरकार बीजेपी को दमोह में हार का सामना करना पड़ा था और उसी से कहीं ना कहीं सबक लेते हुए अभी से तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी गई है। देखिए, आप अभी तक प्रत्याशी जो हैं वो घोषित नहीं हुए हैं, यानी कि ऑफिशियल रूप से अगर आप देखें तो हम नहीं कह सकते कि कौन से वो प्रत्याशी होंगे खंडवा की लोकसभा सीट पर या जो 3 विधानसभा सीटें हैं। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि 2 सीटों पर जो हैं जो पुत्र हैं उनके प्रत्याशी जो अब नहीं रहे हैं, उन्हीं के बेटों को जो है टिकट दिया जा सकता है। जैसे अगर आप खंडवा के उदाहरण के तौर पर बात करेंगे तो नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे को टिकट देने की बात की जा रही है। तो ऐसे में अभी तक प्रत्याशी डिक्लेयर्ड नहीं है, उनके नाम
आधिकारिक रूप पर ऑफिशियल रूप से सामने नहीं है, मगर इन सब के बावजूद पार्टी ने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं कि तैयारियां तो आप कीजिए, आप बीजेपी का प्रचार प्रसार कीजिए, आप अपनी जो भी योजनाएं हैं उनको लेकर जाइए, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं कि कैंपेनिंग किसी आदमी के लिए होती है कि आपको इन्हें वोट देकर जिताना है, मगर बीजेपी ने इस बार ये रास्ता अपनाया है कि आप तो बीजेपी को जो है वो सबसे आगे रखिए, यानी कि सीधे सीधे कहिए कि कमल के बटन दबाइए और हमारे जो बीजेपी का प्रत्याशी उन्हें जिताइए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कब नाम आते हैं। दूसरी तरफ 29 तारीख को जो है 29 जुलाई को कमलनाथ ने भी एक मीटिंग बुलाई है। हाल ही में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा था कि 29 तारीख को मैंने एक बैठक बुलाई है जो महत्वपूर्ण है और इन उपचुनाव से रिलेटेड ही वो भी बैठक है। जिस तरह से हम देख रहे हैं बीजेपी में जो आज बैठक हुई जिसके बाद हमने देखा कि प्रभारी जो है नियुक्त किए गए हैं, ठीक उसी तर्ज पर कमलनाथ भी अब बैठक करने वाले हैं। यानी कि आप लोकेन देखिए कि चाहे फिर वो कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही दलों में अब सुगबुगाहट तेज हो गई है और प्रचार प्रसार जो है अब वो धीरे धीरे शुरू होने जा रहा है। क्योंकि आप देखिए कोविड के अगर आप केसेस देखेंगे तो कल मध्य प्रदेश में मात्र 11 या 13 ही केसेस आए थे। वैक्सीनेशन जो है वो लगातार जोरों शोरों से चल रहा है। इसी बीच एक बार फिर से मध्य प्रदेश में चुनाव आ गए हैं। दमोह में भी हमने देखा था कुछ इसी तरह का हाल था और उससे पहले 28 सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे उसमें भी। तो एक बार फिर से मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहे हैं और अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कौन से ऐसे उम्मीदवार होते हैं बीजेपी से या कांग्रेस के, क्योंकि उसके बाद ये राजनीतिक जो घमासान है उसमें और भी तेजी आएगी। लेकिन शुभम, दमोह में जब हार मिली तो खुलकर कलह भी सामने आ गई। एक जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, उन पर सीधा सीधा आरोप लगा दिया गया कि इस परिवार ने राहुल लोधी को वहां पर हरवा दिया। हालांकि परिस्थिति इसलिए भी अलग थी क्योंकि राहुल लोधी कांग्रेस से आए थे और हमेशा बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ते थे। यहां पर इन 4 सीटों पर कम से कम ऐसी परिस्थिति नहीं है। तो क्या वो जो सारी कलह थी, जो नाराजगी थी नेताओं की, उसको दूर करते हुए इन 4 सीटों पर पार्टी संगठित होती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि यहां भी बहुत सारे दावेदार हैं अपने आप में। देखिए बिल्कुल ठीक कहा। और बीजेपी चाहे वो 28 सीटों पर उपचुनाव रहा, उस वक्त भी सांची विधानसभा सीट की अगर आप बात करेंगे जहां से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी विधायक हैं, उस समय भी हमने देखा था लोकेन की गौरी शंकर शेजवार पर जो है वो जांच कमेटी बनाई गई थी। इसके अलावा जो जिक्र अभी आपने किया दमोह सीट का, यहाँ पर भी जयंत मलैया, चूँकि 2018 की अगर आप बात करेंगे उस समय सरकार में वित्त मंत्री हुआ करते थे और राहुल लोधी पहली बार के विधायक बने थे और बड़ा नाम था कि किस तरह से एक इतने सीनियर लीडर और वित्त मंत्री को हराकर वो आए हैं। और उससे पहले भी हमने उनके कई तरह के बयान देखे थे। उन्होंने कहा था कमलनाथ जी ने, कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर इतना भरोसा जताया, मैं कभी अपनी पार्टी से गद्दारी नहीं करूंगा, मगर उसके बावजूद जो कुछ भी हुआ उनके क्षेत्र में उनका विरोध था और आखिरकार जनता का जो निर्णय था कि राहुल लोधी को सिरे से उन्होंने नकार दिया। हालांकि उन्होंने सीधे सीधे जयंत मलैया परिवार पर इसका आरोप लगाया कि उनकी वजह से उनकी हार हुई। एक जांच कमेटी बैठी, मगर उसके बाद जयंत मलैया वीडी शर्मा के निवास भोपाल में आए, बातचीत हुई और फिर उसके बाद ऐसी कोई हमने कार्रवाई होते हुए नहीं देखी। मगर इस बार क्या थे, अब इस बार पहले जैसी चीज़ें नहीं है, यानी कि कोई ऐसा नेता नहीं है जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आया हो और फिर उसे टिकट दिया गया हो। अब यहाँ पर जितने भी चुनाव होने हैं उसमें यही हुआ है कि जो विधायक थे कोरोना के चलते उनका देहांत हुआ है और उसके बाद अब इन सीटों पर जो है उपचुनाव होने हैं। तो इसमें उस तरह का मुद्दा नहीं है जो लेकिन मैं इसी पर आ रहा था शुभम आपके पास कि चारों लोग जो हैं, जिसमें 3 विधायक और एक सांसद, कोरोना से इन लोगों की जान गई है। तो ये भी सामान्य नहीं है कि एक बीमारी से हमारे 4 जनप्रतिनिधि चले जाएं। उसके बाद सेकेंड वेव हमने देखी है, जो लोगों में गुस्सा था, कहीं ऐसा ना हो कि जब ये मंत्री जाएं तो इनके खिलाफ वो नाराजगी ना बन जाए, क्योंकि सेकेंड वेव ने लोगों के अंदर गुस्सा तो भरा है। ऊपर से जिस तरह की अब रिपोर्ट सामने आ गई, क्योंकि सरकार बीजेपी की है मध्य प्रदेश में भी और केंद्र में भी, कि ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई। ये कितना बड़ा मुद्दा है, जबकि 4 जो ये नेता हैं इनकी कोरोना से ही मौत हुई है। तो कोरोना एक मुद्दा रह सकता है इस चुनाव में बड़ा। देखिए लोकेंद्र, बिल्कुल ठीक कहा आपने और सीधा सीधा आपने मुद्दा सामने रखा है। देखिए सबसे पहला अगर कोई मुद्दा रहने वाला है तो वो यही रहने वाला है, क्योंकि कोरोना से ही हमारे जो जनप्रतिनिधि थे जो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं उनकी मौत हुई। अगर आप नंद कुमार सिंह चौहान की बात करेंगे जो कि सांसद थे, लंबे समय तक उनका भोपाल के चिरायु अस्पताल में इलाज चला, उसके बाद वो दिल्ली जो है वो शिफ्ट किए गए। बृजेंद्र सिंह राठौड़ की अगर आप बात करेंगे जो कि कांग्रेस से विधायक थे, उनका भी लंबे समय अपने क्षेत्र में ही इलाज चलता
करा, उसके बाद वो भी चिरायु अस्पताल लाए गए। तो इस तरह से हमने देखा है विधायकों को जाते हुए, और ऐसा नहीं है कि उन्हें इलाज नहीं मिला, उन्हें भरपूर इलाज मिला, मगर उसके चलते ही कोविड बीमारी इतनी घातक थी कि इतने इलाज के बावजूद भी जनप्रतिनिधियों को नहीं बचाया जा सका। तो ऐसे में एक ये बड़ा मुद्दा रहने वाला है, और कांग्रेस के लिहाज से अगर आप देखें तो शुरू से ही कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में लगी है। कुछ महीने पहले पीसीसी चीफ कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें कहा था कि अप्रैल और मई ये 2 महीने ऐसे रहे जब मध्य प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा मौतें जो हैं वो कोविड के चलते हुई है। उसके बाद ये कहा गया कि हम घर घर जाएंगे और लोगों से पूछेंगे जिनके यहाँ भी किसी की मौत हुई है कि आपकी मौत किससे हुई है, और वो आंकड़ा जो है वो जनता के सामने रखेंगे। तो ये तो एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। और अभी अभी हमने देखा जब केंद्र सरकार ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी के चलते कोई मौत नहीं हुई, और ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है। अप्रैल और मई की अगर हम बात करें तो जून और जुलाई यानी कि 2 महीने ही अभी हमने उस कहर को देखा है जब क्या कुछ हालात उस वक्त भयावह स्थिति बनी हुई थी। तो ऐसे में ये तो सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है कि जनप्रतिनिधियों को हमने कोरोना के चलते खोया है, और कांग्रेस सीधे सीधे सरकार पर इसी तरह से अटैक करेगी कि देखिए कोविड में सरकार की लापरवाही रही, 1 साल का समय मिला था मगर उसके बाद भी आप ही लोगों को जो है वो बेड नहीं मिला, सही इलाज नहीं मिला, और ऐसे में आप लोगों ने अपनों को भी खोया। तो अब देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि ये चुनाव भी अब कोविड पर ही होगा। तो इसमें ये समझ में आएगा कि जनता जो है वो सरकार से कितनी खुश है, सरकार की व्यवस्थाओं से कितनी खुश रही, क्योंकि मुख्यमंत्री हो या बीजेपी हो, सभी ने दावे किए कि इस बार के इस कोरोना काल में हमने व्यवस्थाओं को जो है वो संभाला है, लोगों की खासतौर पर मदद की है। तो ये चुनाव अब इसी तरह का रहने वाला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में जनता का क्या कुछ रुख होता है। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प चुनाव रहेगा, बशर्ते कि कोरोना की जो वेव है वो तीसरी ना अगर आए तो चुनाव फिलहाल जरूरी नहीं है। जरूरी है किसी तरीके से कोरोना खत्म हो। अभी तो काफी हद तक कंट्रोल में मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। शुक्रिया शुभम आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।